ये आकाशवाणी है, बदलती फिजाएं। प्रस्तुत है आकाशवाणी और विज्ञान प्रसार के संयुक्त प्रयास से तैयार जलवायु परिवर्तन और भूमंडलीय तापक्रम की समझ और प्रबंधन पर आधारित विज्ञान धारावाहिक बदलती फिजाएं की 41वीं कड़ी, गायब होते ग्लेशियर। बदलती फिजा में खुद को बदले, असर देखने को घर से निकले, सुबह की फिजा में तपिश भी मिलेगी, तपिश की लहर में खुद ही संभलिए, बदलती फिजा में खुद को बदलिए, असर देखने को घर से निकलिए। हाँ, ये मूवी कुछ अलग सी लग रही है। यही ठीक रहेगी। सौरभ, बस हर वक्त फिल्म ही खोजते रहा करो टीवी पर। अरे कभी कोई नॉलेज वाले चैनल भी देख लिया करो। अभी पापा जी आएंगे तो फिर तुम चैनल बदलने का दिखावा करोगे। लेकिन दीदी, ये कोई मामूली फिल्म नहीं है, बड़ी जबरदस्त साइंस फिक्शन है। साइंस फिक्शन? अरे आज से सूरज पश्चिम से कैसे निकलने लगा सौरभ? अरे दीदी, तुम भी आकर देखो, तुम्हें भी जरूर पसंद आएगी। अच्छा जी, मैं भी तो देखूं कि ऐसा क्या है इस फिल्म में। सौरभ, जरा टीवी का वॉल्यूम तो बढ़ाओ ना। हाँ हाँ दीदी, जरूर। ये लो। अरे लाइट को भी अभी जाना था। दीदी, कभी ऐसा सच में हो गया तो? चिंता मत करो सौरभ, ये कोई न्यूज़ रिपोर्ट नहीं बल्कि साइंस फिक्शन है। मतलब साइंस भी और फिक्शन भी। कुछ समझे कि नहीं? बोलो। अरे बेल, लगता है मम्मी और पापा जी आ गए। अभी खोलती हूँ। ओह, मैंने तो अब तक अपना सारा सामान नहीं रखा है। लगता है डांट खानी पड़ेगी। फटाफट बैग तैयार कर लेता हूँ। कहाँ गया सामान? ये रहा। अरे बच्चों, तुमने अपना अपना बैग तो तैयार कर ही लिया होगा। कुछ ही देर में टैक्सी पहुंच जाएगी। एक बार फिर से सारा सामान चेक कर लो। और हाँ, गरम कपड़े जरूर रख लेना। जी मम्मी। पहाड़ों में मौसम का कोई भरोसा नहीं है। ठीक है। पापा जी, आप अपने पुराने फोटोग्राफ्स रखना मत भूलिएगा। आखिर आप भी तो 25-30 साल बाद उस इलाके में जा रहे हैं। पता नहीं अब वहाँ ग्लेशियर का कैसा नजारा देखने को मिलेगा पापा जी। हाँ विशाखा, ये तुमने बिल्कुल सही याद दिलाया। मुझे लगता है कि वहाँ की नदियाँ, पहाड़ और जंगल सभी में बदलाव आ गया होगा। पापा जी, मुझे तो अब भी यकीन नहीं हो रहा है कि हम लोग ग्लेशियर को बिल्कुल करीब से देखने जा रहे हैं। ओहो सौरभ, पहले तुम अपना बैग तो तैयार कर लो। अभी बातें तो बाद में होती ही रहेंगी। तैयार नहीं किया चलो अभी? चलो जल्दी करो। अरे वही तो कर रहा हूँ दीदी, सारा सामान रख लिया मैंने, बस चलने की देरी है। ओह, ये रह गया। हाँ रखो। हाँ, तुम्हारी वजह से हमेशा देर हो जाती है। जल्दी करो तुम। अरे अरे, तुम दोनों वहां भी झगड़ते ही मत रहना। लौटने पर पूरी रिपोर्ट लूंगी। हाँ मम्मी। और हाँ, गंगोत्री के बाद तो तुम्हें पैदल ही चलना होगा। लो जी, टैक्सी भी आ गई। चलो चलो चलो, जल्दी से अपना अपना सामान निकालो। चलो चलो अरे आओ। सौरभ, जल्दी करना। अरे मैं संभाल लूंगा अपना कितनी बैग देर को, अपना लगाएगा? चल संभाल। जल्दी हाँ। कर। चल चल चल। अरे आ रहे हैं भाई, आ रहे हैं। हाँ आ रहे हैं भाई। चलो चलो, रखो सामान सब। अरे यार, इसको ठीक से रखो ना, अंदर अंदर। हाँ, ठीक है। और तुम हमारी चिंता मत करना, बिल्कुल भी नहीं। वो पूरा इलाका मेरा जाना पहचाना है, कोई तकलीफ नहीं होगी हमें। अपना ध्यान रखना। हाँ तुम भी। अच्छा, बाय मम्मी। बाय 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 बाय। बाय बच्चों। बाय, टेक अपना केयर। ख्याल रखना। हाँ मम्मा। आखिरकार मैं एक बार फिर से गोमुख तक पहुंचने में कामयाब हो ही गया।
वाह, भागीरथी के उद्गम को देखना अपने आप में एक अलग ही अनुभव है। हाँ, सही कहा पापा जी आपने। रास्ते में तो मुझे भी मन ही मन कुछ पछतावा हो रहा था हाँ? अपने इस प्लान पर, ओह, लेकिन यहाँ आकर लग रहा है कि हमारा घूमने का ये प्लान अच्छा नहीं बल्कि बहुत अच्छा था पापा। अंत भला तो सब भला। हाँ, लेकिन पापा जी, अभी कुछ देर पहले आप बता रहे थे कि पिछली यात्रा के दौरान गोमुख इतना ज्यादा दूर नहीं था, तो क्या ये ग्लेशियर पिघलकर बहुत पीछे खिसक गया है? हाँ विशाखा, मैं जब पिछली बार यहाँ आया था तो ये ग्लेशियर गंगोत्री से करीब 14 किलोमीटर दूर था। अच्छा। और अब देखो, ये दूरी बढ़कर 18 किलोमीटर हो गई है। हाँ? यानी कुछ ही वर्षों में ये ग्लेशियर 4 किलोमीटर पीछे को खिसक गया पापा। हाँ सौरभ, और ये सामने जो भागीरथी का उद्गम दिखाई दे रहा है ना, जी। देख रहे हो ना इसे? जी जी जी। इसे ही गोमुख कहते हैं। दरअसल ये गंगोत्री ग्लेशियर का निचला मुहाना है और इसी से भागीरथी नदी निकलती है। दुनिया भर के दूसरे ग्लेशियरों की तरह ही गंगोत्री ग्लेशियर भी काफी तेजी से पिघल रहा है। अब ये देखो, मेरे पास है, एक दिखाता हूँ। ये देखो, हाँ, ये मुझे पुरानी तस्वीर देखो। मैं यहाँ पे कैसा लग रहा हूँ? अच्छा था ना? आप तो हीरो लग रहे हो एकदम। कितना अंतर है तब में और अब में। इस जगह को देखो कितना फर्क पड़ गया। अरे पापा जी, इन फोटोग्राफ्स में तो बहुत सारी बर्फ नजर आ रही है। हाँ, और आज तो हालत बहुत ही बदली हुई है। ये देखिए, पुरानी तस्वीरों में ये पहाड़ कैसे चांदी के जैसे चमक रहे हैं। हाँ? और आज तो कई जगह सिर्फ काली चट्टानें दिख रही हैं। कितना कुछ बदल गया ना इतने कम वर्षों में। हाँ, है ना पापा जी? बिल्कुल विशाखा, दुख की बात है, पिछले 20-25 सालों में ही इतना ज्यादा बदलाव आ गया है। तुम्हें याद है पिछली बार हम लोग जब गोमुख आए थे तो पता है रास्ते में कई छोटे बड़े ग्लेशियरों को पार करना पड़ता था। सामने की ओर जो ये गंगोत्री ग्लेशियर है ना जी, ये छोटे बड़े करीब 18 ग्लेशियरों का एक समूह है। 18? हाँ, और आज की हालत तुम देख ही रहे हो। ग्लेशियर पिघल कर लगातार छोटे होते जा रहे हैं और कई का तो नामो निशान ही भी मिट गया है। जी। लेकिन पापा जी, अगर ये ग्लेशियर पिघलकर खत्म भी हो गए तो कौन सी आफत आ जाएगी? ओफो, कैसी बात कर रहे हो सौरभ? तुम्हें सामने भागीरथी की इतनी बड़ी धारा दिखाई नहीं दे रही है क्या? ग्लेशियर ही नहीं रहेंगे तो ये नदियां भी कहाँ रहेंगी? बिल्कुल। तुमको पता है नासा की एक रिपोर्ट में बताया गया था कि सन 2002 से 2016 के बीच अंटार्कटिका में हर साल 125 गीगाटन बर्फ पिघली। हाँ, और इसका नतीजा ये रहा कि पूरी दुनिया में समुद्र की सतह हर साल 0.35 मिलीमीटर ऊपर उठती चली गई। हाँ पापा जी, मुझे याद आया, मैंने भी एक जगह पढ़ा था कि अगर दुनिया भर के ग्लेशियर इसी रफ्तार से पिघलते रहे ना तो 100 साल बीतते बीतते समुद्र का पानी 3-4 फीट तक ऊपर चढ़ जाएगा और समुद्र किनारे के बहुत सारे शहर और द्वीप पानी में समा जाएंगे। बिल्कुल सही पढ़ा तुमने विशाखा। वैज्ञानिकों का अंदाजा है कि अगर अंटार्कटिका की पूरी बर्फ पिघल गई तो समुद्र के पानी की सतह 230 फीट तक ऊंची उठ जाएगी। अरे बाप रे! और ऐसा हुआ तो तबाही ही समझो। हाँ पापा जी, ये तो बड़ी डरावनी स्थिति हो रही है। अब वैज्ञानिकों का अनुमान है कि अगले 100 वर्षों तक दुनिया के 30% ग्लेशियर पिघलकर खत्म हो जाएंगे और इसकी सबसे बड़ी वजह है धरती में कार्बन उत्सर्जन की बढ़ोतरी। ग्लेशियरों के पिघलने का खामियाजा तो लोगों को अभी से भुगतना पड़ रहा है। तुम दोनों ने जून 2013 में केदारनाथ में आई आपदा के बारे में सुना तो होगा ना? हाँ पापा जी, उसमें तो जान माल का काफी नुकसान हुआ था। वो देखिए पापा जी, सामने बर्फीले पहाड़ों के पीछे से घने बादल तेजी से ऊपर को उठ रहे हैं
पापा जी, हमें समय से वापसी भी करनी है। हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक कह रही हो विशाखा। हिमालयी इलाके में मौसम बहुत तेज़ी से करवट बदलता है, जी। और ख़ास तौर से दोपहर के बाद। अच्छा, चलो ऐसा करते हैं, वापस लौटते हैं। ठीक है। आज शाम भोजवासा में रुककर कल उत्तरकाशी पहुंच जी। जाएंगे। वहाँ प्रोफेसर शरीफ भी हमारा इंतजार कर रहे होंगे। हाँ हाँ पापा जी, चलिए वापस लौटते हैं। हाँ, लेकिन आप लोग बहुत तेज मत चलिएगा, मुझे तो अब थकान भी होने लगी है। चल देखिए। चल। हाँ, अरे स्लो चलो ना चलो, पापा। चलते चलते आ जाओ। दीदी, पापा जी, आप केदारनाथ आपदा के बारे में बता रहे थे ना, लेकिन उसका ग्लेशियर से क्या लेना देना? मुझे याद आ रहा है वहाँ तो बादल फटने से नुकसान हुआ था। उसका संबंध भी ग्लेशियर पिघलने से ही है। हैं? हाँ, दरअसल केदारनाथ का इलाका चौराबाड़ी नाम के एक ग्लेशियर के निचले हिस्से में ही है, और इसी ग्लेशियर से मंदाकिनी नदी निकलती है। पापा जी, मैं कुछ समझी नहीं। अच्छा देखो, मैं बताता हूँ। दरअसल जब ग्लेशियर तेज़ी से पिघलते हुए पीछे की ओर सिकुड़ते हैं, तो वो अपने पीछे झील नुमा संरचना छोड़ जाते हैं। अच्छा। और ग्लेशियर से पानी और मलबे की वजह से ग्लेशियरों के छोर पर इस तरह की झीलें अक्सर बनती रहती हैं। अच्छा। हाँ, सन 2013 में भी ऐसा ही हुआ, और चौराबाड़ी ग्लेशियर के निचले हिस्से में काफ़ी बड़ी झील बन गई। अब यूं तो इस झील से धीरे धीरे पानी रिसता ही रहता था, लेकिन आपदा के दिन भारी बारिश की वजह से झील के किनारे टूट गए, और भयानक सैलाब ने केदारनाथ घाटी में तबाही मचा दी। ओहो। ग्लेशियरों के पिघल कर झील का बनना कोई नई बात नहीं है। जल्दी जल्दी बढ़ाओ, फिर तो ग्लेशियरों के पिघलने से ऐसी घटनाएं अक्सर होती रहती होंगी पापा जी। हाँ हाँ, हाल के वर्षों में हिमाचल, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड में ऐसी घटनाएं कुछ ज़्यादा ही बढ़ी हैं। अब एक उदाहरण चिनाब नदी बेसिन का ही ले लो। वहाँ सन 2013 में 116 झीलें थीं, जो सन 2015 में बढ़कर 192 हो गईं, और ये सब किस वजह से? ग्लेशियरों के पिघलने से। पापा जी, हाँ इस सब की वजह तो ग्लोबल वार्मिंग ही है ना? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही। यहाँ 2 मिनट बैठ लें, हाँ, है ना? हाँ, मैं भी बहुत थक गई हूँ। हाँ, बैठ बैठ सौरभ। मैं तो वैसे भी थक गया हूँ। बैठ 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 2 मिनट बैठते हैं। हाँ, तो हम बात कर रहे थे, ग्लेशियरों के पिघलने की मुख्य वजह ग्लोबल वार्मिंग और बदलती हुई जलवायु ही है। वैसा नहीं है कि सभी ग्लेशियर एक ही रफ्तार से पिघल रहे हैं। तो अलग अलग इलाकों में इनके पिघलने की दर भी अलग अलग है। अच्छा। लेकिन सर्दियों में तो यहाँ अच्छी खासी बर्फ पड़ती है, ऐसे में ग्लेशियरों का आकार बढ़ता भी तो होगा ना। बहुत सही बात कही तुमने सौरभ, हैं? थकान होता रही है लगता है। दरअसल ग्लेशियर एक निश्चित रफ्तार से पिघलते तो हैं ही, बर्फबारी के बाद उनका आकार बढ़ता भी है, लेकिन पिघलने और बर्फबारी के बीच का अंतर ही हमें ये बताता है कि वास्तव में ग्लेशियर कितना छोटा हुआ है, यानी ग्लेशियर का कुल द्रव्यमान कितना घटा है, और इसे ग्लेशियर का द्रव्यमान संतुलन भी कहा जाता है। पापा जी, एक बार हमें क्लास में टीचर बता रही थी कि ग्लेशियर की वजह से धरती का तापमान भी संतुलित रहता है। वो कैसे दीदी? मैं समझाता हूँ। देखो, इन सफ़ेद ग्लेशियरों पर जब सूरज की रोशनी पड़ती है ना, तो ये उसका करीब 80% हिस्सा वापस रिफ्लेक्ट कर देता है। लेकिन ग्लेशियरों के पिघल जाने की सूरत में वही धूप सूखी धरती पर पड़ती है और तापमान में बढ़ोतरी की वजह बनती है। क्यों? क्योंकि सूखी जमीन सिर्फ 20% धूप को ही वापस कर पाती है। इसका मतलब ग्लेशियरों के पिघलने के कई खतरे हैं। एक तो तेजी से पिघलने के दौरान बाढ़ का खतरा, और बाद में पूरी तरह से पिघलने पर नदियों के सूखने का खतरा। सौरभ, खतरा तो बहुत ज्यादा है। तुम अंदाजा लगाओ कि इस गंगोत्री ग्लेशियर के पिघलने का असर गंगा नदी के दूसरे छोर पर यहाँ से सैकड़ों किलोमीटर दूर सुंदरबन तक पड़ रहा है। समुद्र की सतह ऊपर उठने की वजह से दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन भी खतरे में है। विशाखा, तुमने कुछ देर पहले सिंधु नदी का जिक्र किया था। जी पापा जी। सिंधु नदी के पानी का सबसे बड़ा स्रोत है जम्मू कश्मीर का नुनकुन ग्लेशियर। लेकिन एक डराने वाली सच्चाई ये है कि पिछले 50 वर्षों में इस ग्लेशियर के आकार में 15% तक की कमी आ गई है।
अब सोचो, अगर यही रफ्तार बरकरार रही तो क्या होगा? वैज्ञानिकों के अध्ययन बताते हैं कि हिमालयी क्षेत्र में पिछले 50 वर्षों में 200 से ज़्यादा ग्लेशियर पिघलकर ख़त्म हो चुके हैं। ओहो, ये तो बहुत ज्यादा खतरनाक है पापा जी। लेकिन इन ग्लेशियरों को पिघलने से रोकने के लिए कुछ काम क्यों नहीं हो रहा है? हाँ। नहीं, ऐसा नहीं है कि कुछ काम ही नहीं हो रहा है। दुनिया भर में कई संस्थाएं ग्लेशियरों के पिघलने की निगरानी रख रही हैं। ग्लेशियरों के पिघलने की रफ्तार को कम करने की दिशा में भी लगातार काम हो रहा है। ऐसा कुछ काम होता हुआ हमें तो नजर नहीं आ रहा है। चलो, कल तुम्हारी मुलाकात प्रोफेसर शरीफ से होने वाली है। सारे सवालों का जवाब शायद तुम्हें वो दे दे। ठीक है पापा जी, मैं तो पूछूंगा ही, लेकिन दीदी जब मुझे मौका देगी तब ना। हाँ। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो सौरभ, जब तुम्हारे सवाल खत्म हो जाएंगे ना तभी मैं कुछ पूछूंगी। अब तो खुश हो ना? ठीक है, अभी तो आज की रात बाकी है। कल दोपहर तक ही हम लोग शरीफ सर के घर पहुंच सकेंगे। पापा जी, भोजवासा अभी कितना दूर होगा यहाँ से? बस अब ज़्यादा नहीं होगा, वो सामने की घाटी के पास ही है शायद। चलो 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 चलते हैं, चलो। ओह, यहाँ तो बस सिर्फ चलते रहने के अलावा कोई और चारा भी नहीं है। चलो, चलते चलो। रहो, चलते रहो, आओ, चलते रहो, चलते रहो। अरे कितना चलेंगे और? मेरे ख्याल से इसी गली के आसपास कहीं पर प्रोफेसर शरीफ का घर है। याद नहीं आ रहा। पापा जी, आप तो पहले भी यहाँ आए हुए हैं ना? भूल गए होंगे। अरे नहीं, भूला नहीं। आया तो था, पर अब बहुत साल बीत गए हैं। अब ये छोटा सा कस्बा भी अब एक बड़े शहर में बदल गया है। हाँ, ये तो है। अरे एक मिनट, फोन आ रहा है। घर से मम्मी जी का फोन है। लीजिए पापा जी, बात कीजिए, जल्दी 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 जल्दी। हाँ, दे। हेलो हेलो हेलो। हाँ मीरा। अरे कैसे हैं आप लोग? कहाँ पहुँचे हैं अभी? आप लोगों का तो फोन ही नहीं लग रहा था। बड़ी चिंता हो रही थी। अरे चिंता कैसी, हम लोग आज दोपहर में उत्तरकाशी पहुंच गए थे। अच्छा। बस अभी प्रोफेसर शरीफ के घर जा रहे हैं। क्या? कौन? प्रोफेसर शरीफ? हाँ। अच्छा, वही जो पहले आपके कॉलेज में जियोलॉजी के एचओडी थे। हाँ। और अब रिटायर हो चुके हैं। बिल्कुल सही पहचाना तुमने मीरा। अब मैंने सोचा कि उनसे भेंट हो जाएगी तो बच्चों को भी कुछ नया जानने को मिलेगा। अच्छा, चलो ठीक है। देखो, बच्चों का ख्याल रखना। दरअसल कल रात खबरों में सुना था कि पहाड़ों में भारी बारिश का अंदेशा है। बस तभी से लगातार फोन ट्राई कर रही थी आप लोगों का। अरे नहीं मीरा, चिंता की कोई बात नहीं है। बच्चे भी हमारा ख्याल रख रहे हैं और हम भी उनका ख्याल रख रहे हैं। अच्छा, अरे सुनो, फोन के सिग्नल फिर से हेलो। अरे ये फोन क्या हो गया? ओहो, हाँ, सिग्नल फिर से गायब हो गया। अब तुम्हारी मम्मी भी बस चिंतित रहने के बहाने खोजती रहती हैं। पापा जी, अभी तो बस आप शरीफ सर का घर खोजिए। मुझे याद तो आ रहा है, बस यहीं कहीं आसपास ही था। अरे मुझे लग रहा है वो सामने वाला घर है ना, वो शायद प्रोफेसर शरीफ का होगा। आओ, चलते हैं। पापा जी, आसपास किसी से पूछ लेते हैं ना। अरे नहीं, मुझे अब अच्छी तरह से याद आ गया, यही है उनका घर। अब यहाँ कितना कुछ बदल गया है। काफी वक्त बाद आया हूँ मैं यहाँ दोबारा। एक मिनट, घंटी बजा। अरे आ जाइए, मैं अंदर ही हूँ। नमस्कार। नमस्कार। आइए अशोक जी, आइए। आपका तो कोई फोन भी नहीं आया। अरे सर, हम लोग आज ही यहाँ पहुँचे हैं। फोन में भी दिक्कत आ रही थी, इसलिए आज बात ही नहीं कर सका। सीधे घर ही पहुँच गया मैं, और साथ में ये दोनों बच्चे सौरभ और विशाखा भी। नमस्ते सर। नमस्ते। शाबाश बच्चों। कैसा चल रहा है आप लोगों का घूमना फिरना? बहुत अच्छा सर। अरे बैठिए ना आप लोग। बैठो बच्चों। दरअसल मैं भी बाहर गया हुआ था, कल शाम को ही लौटा हूँ। दिल्ली में DRDO की एक वर्कशॉप थी ना। अरे वाह, ये तो अच्छा रहा कि आप भी कल ही लौटे। बच्चों को भी आपसे मिलने की बहुत इच्छा थी। अच्छा। सर, सौरभ ने तो आपके लिए बहुत सारे सवाल इकट्ठा किए हैं। अच्छा। जी सर, सवाल तो हैं, लेकिन जब दीदी पूछने का मौका देगी तभी तो पूछूंगा। क्या बोल रहे हैं?
तू ही पूछ ले। भाई आप लोगों को कैसा लगा गंगोत्री ग्लेशियर? सौरभ, तुम्हें ज्यादा थकान तो नहीं हुई ना? नहीं अंकल, अब तो सारी थकान उतर चुकी है। अच्छा। वैसे भी उन खूबसूरत ग्लेशियरों को देखने के लिए इतनी थकान हो भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। जी जी सर। वैसे तुमने बहुत अच्छा किया बच्चों। जानते हो, ये ग्लेशियर तो बस धीरे धीरे खत्म ही हो रहे हैं। हाँ, पापा जी ने बताया था कि आपने लद्दाख और हिमाचल के बहुत सारे ग्लेशियरों पर रिसर्च की है। अब तो वहाँ की भी हालत काफी हद तक बदल चुकी होगी अंकल जी। देखो सौरभ, न सिर्फ हिमालय के बल्कि समूची दुनिया में ही ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं, और इसकी इकलौती वजह है जलवायु में आ रहा बदलाव और तेजी से गर्म होती धरती। हमने जो ग्लेशियर देखा वो तो काफी बड़ा था। दुनिया में तो इससे भी काफी बड़े बड़े ग्लेशियर होंगे अंकल जी। हाँ, क्यों नहीं। लेकिन बात छोटे या बड़े ग्लेशियर की नहीं है, अहमियत इस बात की है कि वो किस रफ्तार से पिघल रहे हैं, यानी खत्म हो रहे हैं। ध्रुवीय इलाकों से बाहर फ्रेंचको ग्लेशियर को सबसे बड़ा ग्लेशियर माना जाता है, जो कि 77 किलोमीटर लंबा है। ना 77 किलोमीटर। 77 हाँ, किलोमीटर। और इसके बाद दूसरे नंबर पर है अपने हिमालय का सियाचिन ग्लेशियर। हाँ, सियाचिन ग्लेशियर का जिक्र तो कई बार होता रहता है। हाँ, इन ग्लेशियरों पर वैज्ञानिकों की भी लगातार निगाह रहती है। उनके पिघलने की रफ्तार का वैज्ञानिक बहुत बारीकी से अध्ययन भी करते हैं। वैसे भारतीय हिमालय के इलाके में करीब 10,000 ग्लेशियर हैं और ये हिमालयी नदियों के स्रोत भी हैं। बिल्कुल। इतने सारे ग्लेशियरों की निगरानी का काम तो काफी मुश्किल से होता होगा। बिल्कुल सही कहा तुमने सौरभ, मुश्किल तो है लेकिन ये जरूरी भी है। कुछ ग्लेशियरों की लगातार निगरानी की जाती है। हमारे देश में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की ओर से हिमाचल प्रदेश में चंद्रा बेसिन में 6 ग्लेशियरों की स्थिति पर लगातार निगाह रखी जाती है। ग्लेशियरों के द्रव्यमान और उनके हाइड्रोलॉजिकल बैलेंस संबंधी आंकड़े लगातार जुटाए जाते हैं। आप दोनों ने हिमांश रिसर्च सेंटर के बारे में तो सुना ही होगा। नहीं सर, कहाँ है ये सेंटर? देखो, बदलती हुई जलवायु में ग्लेशियरों के बदलते स्वरूप को समझने के लिए हिमांश रिसर्च सेंटर बनाया गया है। अच्छा। ये रिसर्च सेंटर हिमाचल प्रदेश के स्पीति इलाके में 4000 मीटर से ज्यादा ऊंचाई पर बना हुआ है। जी, साथ ही विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने जलवायु परिवर्तन पर नेशनल मिशन फॉर सस्टेनिंग द हिमालयन इकोसिस्टम भी लॉन्च किया है। हाँ, इस राष्ट्रीय अभियान के जरिए हिमालय पर्यावरण की सुरक्षा के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं। सबसे ज्यादा ध्यान इस बात पर दिया जा रहा है कि स्थानीय समाज के सहयोग से ऐसा मैनेजमेंट हो जो पर्यावरण संरक्षण में कारगर हो सके। पानी और जंगलों के संरक्षण के लिए प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं। बिल्कुल सर, लोगों के सक्रिय तौर पर जुड़ने से ही इन योजनाओं के नतीजे सामने आएंगे। देखिए, जनता की भागीदारी तो बहुत जरूरी है। बिल्कुल। ग्लेशियरों से संबंधित आंकड़ों को जुटाने में हिमांश रिसर्च सेंटर को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। जी। इस सेंटर को राष्ट्रीय अंटार्कटिक और समुद्री अनुसंधान केंद्र ने तैयार किया है। दूसरी ओर कई सारी सरकारी एजेंसियां भी ग्लेशियरों के अध्ययन में जुटी हैं। इनमें जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, स्नो एंड एवलांच स्टडी एस्टेब्लिशमेंट, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी और स्पेस एप्लीकेशन सेंटर जैसे संस्थान शामिल हैं। अच्छा, लेकिन ग्लेशियरों से जुड़े आंकड़े जुटाना बहुत आसान तो है नहीं। हाँ बेटा, इसके लिए कई एजेंसियों को मिलजुल कर काम करना पड़ता है और कई तरह की तकनीकें इस्तेमाल करनी पड़ती हैं। सर, किस तरह की तकनीकें? जैसे सैटेलाइट इमेज के जरिए ग्लेशियरों के पिघलने के आंकड़े दर्ज किए जाते हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है इन इमेज से हासिल नतीजों को पुख्ता करना, और इसके लिए फील्ड रिसर्च ही जरूरी है। ग्लेशियरों से जुड़ी फील्ड रिसर्च में किस तरह के काम होते हैं? ग्लेशियर की मोटाई नापी जाती है। अच्छा। मोटाई नापने के स्टेक का इस्तेमाल किया जाता है। स्टेक? हाँ, स्टेक यानी ये एक लचीली छड़ी नुमा डिवाइस है जिसे ग्लेशियर में अंदर तक धंसा दिया जाता है। किसी भी ग्लेशियर की वास्तविक मोटाई जांचने का ये सटीक तरीका है। इसके साथ ही ग्लेशियर के अंदर के तापमान पर भी निगाह रखी जाती है। तो क्या ग्लेशियर गर्म भी होते हैं? नहीं सौरभ, मतलब ये कि उनका तापमान कितना है,
यानी वो कितने ठंडे हैं? अच्छा। सर, मैंने ठीक कहा ना? बिल्कुल सही कहा तुमने विशाखा। इसके लिए ग्लेशियरों के अंदर गहराई में थर्मिस्टर्स धंसा कर डाले जाते हैं। अच्छा। ग्लेशियरों में ड्रिलिंग करके थर्मिस्टर्स लगाए जाते हैं। इस तरह किसी ग्लेशियर के तापमान की प्रोफाइलिंग की जाती है। इन आंकड़ों से ग्लेशियर के पिघलने की रफ्तार, उसके खिसकने की गति और आकार के बारे में नतीजे तैयार किए जाते हैं। ओ, ये तो उससे भी ज्यादा मुश्किल है जितना मैंने सोचा था। मैंने तो सोचा था कि सिर्फ सैटेलाइट इमेज से ही काम चल जाता होगा। जितने महत्वपूर्ण ग्लेशियर और उतनी ही मुश्किल निगरानी भी। वैसे भी ग्लेशियर कोई मामूली बर्फ का टुकड़ा तो है नहीं। बच्चों, ये ग्लेशियर तो हमारी धरती की एक अनूठी लैब यानी प्रयोगशाला की तरह है। एक कुदरती लैब जो हमें कई तरह से रिजल्ट बताती रहती है। कुदरती लैब? हाँ, कुदरती लैब। दरअसल ये ग्लेशियर हमें धरती के बढ़ते तापमान यानी ग्लोबल वार्मिंग की हकीकत से वाकिफ कराते रहते हैं। गर्मी बढ़ेगी तो ग्लेशियर सिकुड़ते चले जाएंगे। जी। हम इन ग्लेशियरों को महज खूबसूरत लैंडस्केप के तौर पर ही नहीं देख सकते, बल्कि इनका असर तो पूरी दुनिया के वजूद पर पड़ना तय है, चाहे वो इंसान हो या फिर दूसरे जीव। बिल्कुल बिल्कुल सही सर। दीदी, मुझे तो लग रहा है कि कहीं वो बैक्टीरिया के हमले की बात सही ना हो जाए। सौरभ, फिक्शन की बात छोड़ो। हाँ? और ये सोचो कि अगर ग्लेशियरों का इसी तेजी से पिघलना नहीं रुका ना, तो हम बहुत सारे खूबसूरत समुद्र तटीय इलाकों को बहुत जल्दी खो देंगे, चाहे वो मुंबई हो, चेन्नई हो या फिर कोलकाता। अरे वाह विशाखा, तुमने तो बिल्कुल सही कहा। अगर हम लोग जीने के तौर तरीकों में बदलाव नहीं लाए तो फिर ग्लेशियरों को पूरी तरह से पिघलने से रोकना नामुमकिन है। जी। फिर ना तो ये हिमालय नदियां बचेंगी और ना ही इनके किनारे पनपने वाला जीवन। पापा जी, मैं अब अपने कमरे में अलग से एसी लगाने की जिद बिल्कुल नहीं करूंगा। सच में? चलो, अच्छा है, बहुत अच्छा है। तुम्हारी कुछ समझ तो बड़ी, सौरभ। ना सफल हो गया इसका। थैंक यू अंकल, आपने बहुत अच्छी चीज़ थैंक यू सर, थैंक यू सर। बदलती फिजाएं। अभी आप आकाशवाणी और विज्ञान प्रसार के संयुक्त प्रयास से तैयार जलवायु परिवर्तन और भूमंडलीय तापक्रम की समझ और प्रबंधन पर आधारित विज्ञान धारावाहिक बदलती फिजाएं की 41वीं कड़ी सुन रहे थे। गायब होते ग्लेशियर। आलेख व अनुसंधान श्रीनिवास ओली का था और हिंदी अनुवाद सुकन्या दत्ता। शीर्षक गीत डॉक्टर मेहता नगेंद्र सिंह। समन्वय डॉक्टर नकुल पराशर और डॉक्टर बीरेंद्र कुमार त्यागी। निर्देशन काजल सूरी। इस कड़ी के प्रस्तुतकर्ता थे दिलीप झा। भाग लेने वाले कलाकार थे योगेंद्र टिक्कू, नीरू अग्रवाल, गीता वर्मा, सलीन कथूरिया और दिनेश वर्मा। साथियों, अभी जाइए नहीं, अब समय है आपसे किए जाने वाले प्रश्नों का। हम आपसे 2 प्रश्न पूछेंगे और सही उत्तर भेजने वाले श्रोताओं को लकी ड्रॉ द्वारा निकाले गए परिणामों के आधार पर विज्ञान प्रसार द्वारा आकर्षक पुरस्कार दिए जाएंगे। हमारा आज का पहला प्रश्न है, ग्लेशियर स्ट्रेक डिवाइस क्या है? और दूसरा प्रश्न है, इसका उपयोग क्यों किया जाता है? तो हमारा पता नोट करें। विज्ञान धारावाहिक बदलती फिजाएं द्वारा निदेशक विज्ञान प्रसार A50 इंस्टीट्यूशनल एरिया सेक्टर 62 नोएडा 201309। आप अपने उत्तर हमें ईमेल द्वारा भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल पता है radio@vigyanprasar.gov.in। श्रोताओं, हमें इंतज़ार रहेगा आपके प्रश्नों का। जवाबों के साथ अपना पूरा नाम, पता, आयु, व्यवसाय अवश्य लिखें। यदि विज्ञान क्लब से जुड़े हैं तो कुल सदस्यों की संख्या लिखना ना भूलें। हाँ, अगर आपके मन में कोई प्रश्न या जिज्ञासा हो तो वो भी लिख भेजिएगा। धारावाहिक बदलती फिजाएं की अगली कड़ी आप अगले सप्ताह इसी दिन इसी समय सुन सकेंगे। नमस्कार। तपती धरती, तपता अंबर, उबल रहा है सात समंदर। तेज धूप का असर बढ़ा है, क्रोध सूर्य का शिखर चढ़ा है। नदी भी तरसने लगी।